क्या नुकसान? अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। तो पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। आप यकीन जानिए जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफर कर रही थी, उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में हॉर्मुज है, रोंगटे खड़े हो गए और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज क्या चीज़ है। तो आप सोचिए उसी खित्ते के ज्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। कि वो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार बहस हो रही है। भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई खबर नहीं आती, लेकिन जो पूर्व राजदूत हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो लिख रहे हैं कि हमें आतंकवाद पे चर्चा रखनी चाहिए, ना कि पानी पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन क्या इसके सबब एक तरह की जंग भी हो सकती है? इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण कई खबरें हैं जिनको लेकर इस वक्त मैं प्रवीण साहनी जी के सामने मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शक कई लिख रहे थे कि कई हफ्ते हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है और बहुत सारा न्यूज साइकिल इस दौरान खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं एक के बाद एक खबरें आपके सामने यहाँ लेकर आऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो एक तरह की फॉरएवर जंग है जो खत्म नहीं हो रही है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हुई 28 फरवरी से और अब देखिए जुलाई खत्म होने वाला है, इस जंग को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो IDF के साथ मर्ज करेगी, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये दो अलग अलग खबरें हैं तो इनको अलग अलग समझ लेते हैं। जो आप कह रही हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तो वो जो जंग थी वो थी एयर वॉर, एयर कैंपेन थी अमेरिका की जो तकरीबन 40 दिन चली और 11 अप्रैल को हम वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग हुई, वो तब तक वहाँ चली। खास बात इस जंग की क्या थी कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अग्रेशन किया, लड़ाई करी ईरान के ऊपर, और 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, जो लड़ाई अमेरिका की नहीं थी वो 2 मार्च के बाद अमेरिका की लड़ाई बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि अब मुद्दा आता है पेट्रो डॉलर्स का। ये अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। तो ये पहला फेज था 40 दिन का। उसके बाद हम जानते हैं जो वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई वो सिर्फ 21 घंटे की हुई और उसके इमीडिएटली बाद जो है 13 अप्रैल को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, क्योंकि एयर वॉर से कुछ हो नहीं रहा था तो वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा के रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये नेवल ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और कतर ने भी किया काम, पर पाकिस्तान वॉज द मेन मीडिएटर। तो दोनों साइड से बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों साइड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 17 जून को हमने देखा कि वो MOU साइन हो गया। तो MOU बहुत क्लियर है कि क्या उसमें क्या क्या होना है। MOU की एक खास बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अमेरिका की नहीं होगी। तो उसके बाद साइन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, पर उसमें अब फिर अमेरिका में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि साहब आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दिया ईरान को उस 14 पॉइंट्स के अंदर। तो वो देना था ही, क्योंकि जंग ईरान जीत चुका था। तो जो ईरान की शर्तें थी उन्होंने वो पूरी की पूरी रख दी। अब जो है वो 7-8 को फिर से साइन करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है? ये सबसे बड़ा इशू है। तो जहां तक देखिए, और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो MOU है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? पेट्रो डॉलर्स की। अब पेट्रो डॉलर्स की ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक 1974 में एक अग्रीमेंट हुआ था जो कि अमेरिका ने किया था, पहले सऊदीज के साथ, फिर और GCC कंट्रीज के साथ, फिर OPEC के साथ। वो सिंपल टर्म्स में ये था कि आप अपना जो तेल है, ऑयल, ये गैस है, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये था। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो फिर तो GCC कंट्रीज हैं वो सोचने लगेंगे
कि हम जो है सिक्योरिटी हमें मिल नहीं रही है, तो हम डॉलर में क्यों सामान बेचें, हम क्यों ना अपनी करेंसी में बेचें, जो कि ईरान चाहता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हर्मुज़ को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था ईरान जंग जीत चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ईरान ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप हम पे अटैक करते हैं या पर्शियन गल्फ में जो हमारी साइड की जो ईरान के है उस पर आप अटैक करेंगे, तो हम टिट फॉर टैट करेंगे। आपकी जो बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में, हम उन पे अटैक करेंगे। और वही हो रहा है, जैसे आप बता रही हैं, अटैक हुआ है बहरीन पे, अटैक हुआ है कतर पर। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जब वो जंग हुई थी, 40 दिन की एयर वॉर हुई थी, तो जो अमेरिका के रडार्स थे और बहुत कीमती रडार्स थे, अलग अलग टाइप के सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो सब ईरान ने खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फौजें हैं, बेसिस, जैसे आपने, मुझे याद है कई महीने पहले आपने बोला था कि यहाँ से इनके बेसिस हट जाएंगे, तो वो हट गए हैं। अब वो हट गए हैं। अब वहां से वो बेसिस निकाल के अब वो जॉर्डन में ला रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं अब इसलिए जॉर्डन से हो रहे हैं, और इसलिए ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया, जहां अमेरिका का एक और फौजी मारा गया और 16 फौजी हो गए। बिल्कुल, क्योंकि जो अब क्या हो रहा है कि जो कतर है, कतर में जैसे आप जानती हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर्स है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है, और बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की वो वहां पर है। अब वहां पर उनके पास रडार्स नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहां से हमला हो कि रहा है, कहां से हो और रहा है, रोक भी नहीं पा रहे हैं फिर इसलिए। हाँ, तो उनकी वो जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी बहुत कमी तो है। अगर मैं आपकी बात को आसानी से दर्शकों को समझाऊं कि इस जंग को जीतने के बाद अभी अमेरिका फिर भी हमले कर रहा है ईरान पर, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के कब्जे से हॉर्मुज को आजाद कराया बिल्कुल जाए। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफर कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में, हॉर्मुज है, रोंगटे खड़े हो गए, और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज क्या चीज है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। तो मैं आपकी बात यहां तक तो समझ गई हूं कि ये जंग हो रही है, हॉर्मुज को आजाद कराना चाहता है, ठीक है। अब अगली बात मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे थे कि अब अकेला साथी बचा है यूएस इजराइल का, इजराइल सबसे ज्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर हो चुका है। अब अचानक तो ये तो अनपॉपुलर हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गाली गलौज की भाषा में नेतन्याहू और इजराइल के लिए बातचीत कर रहे थे, और अब यहाँ मर्ज हो रहा है आईडीएफ का और यूएस मिलिट्री का। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि जो इनका हर साल पेंटागन का बजट होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसके तहत जो पीट हेग्सेट हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, तो उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं, जहां उन्होंने इस साल के लिए बजट काफ़ी मांगा है, $1.15 ट्रिलियन मांगा है। और उसके साथ साथ उसमें एक क्लॉज भी है कि जो अमेरिका की जो आईडीएफ है, जो इजरायली फोर्सेज हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ पूरी तालमेल करके मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल टर्म्स के अंदर कि जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट एशिया के लिए, वो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके इशारे पे चलती है। अब अगर ये हो जाता है, जो कि हाउस में पास हो चुका है, अब ये जाएगा सेनेट में, वहां पर उसका क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो हमें देखना है। पर नतीजा के अलावा ये बात एक साबित हो जाती है कि आज इतनी पकड़ है इजराइल लॉबी की अमेरिका के अंदर कि ये बात यहां तक पहुंच गई। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मजबूत है इजरायली लॉबी इन अमेरिका। कहने का मतलब ये है, इसका जो इसका मतलब है वो ये है कि जो सेंट्रल कमांड है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे, वाह, और ना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अंडर इन वेस्ट एशिया। अगर ये हो जाता है, यूएस मिलिट्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों का मर्जर हो गया है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका मर्जर हो जाएगा। दैट मींस द कमांडर इन चीफ फॉर वेस्ट एशिया, इफ दिस हैपेंस, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, अगर सेनेट भी क्लियर कर देता है। जी हाँ, अगर वो हो जाता तो फिर इसका मतलब क्या मैं बताऊं, जो 51st कंट्री की बात जो करते रहते हैं, स्टेट की बात जो करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, की कनाडा को बना लेंगे, किसी और को बना लेंगे, तो क्या इजराइल इनका 51वां राज्य बन जाएगा? नहीं, देखिए, वो एक अलग कहानी है। मेन बात क्या है कि तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया छोड़ ही नहीं सकते, लड़ाई हारने के बाद भी। जैसे मैं आपसे बता रहा था, मसला पेट्रो डॉलर्स का है। ओहो, तो उनको इजराइल चाहिए। देखिए, पेट्रो डॉलर्स का सीधे मतलब ये होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं दुनिया की, जिनको वहां से तेल चाहिए था वेस्ट एशिया से, क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड अदर थिंग्स आल्सो, पेट्रोकेमिकल्स, डेरिवेटिव्स जो फर्टिलाइजर में काम होते हैं, वो सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाते हैं। तो वो सब कंट्रीज जो थी, वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती थी। तो वो डेट जो था, अमेरिका अपना डेट उनको सेल कर देता था
बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर डील जो हो रखी थी। आज उनका डेट बहुत बढ़ चुका है, $39 ट्रिलियन का डेट है। जीडीपी सिर्फ $32 ट्रिलियन की है, जो कि डेट से कम है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है, अब खतरा ये आ गया है कि जो पूरा एम्पायर है अमेरिका का, जो दो बड़ी बड़ी पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है दैट US dollar should be the reserve currency of the world, and the second pillar is America should be able to fund its military bases across the globe. उन दोनों पे शक आ गया है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोलना जरूरी है। उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था। वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है, तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए, आप इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है, आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है, वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे, पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस मैं प्रधानमंत्री को, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूं। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see, the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the Pakistan. लेकिन वहां तो पत्ता नहीं हिलता, वहां मिलिट्री के कहे बगैर, ISI के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहां। ये तो उनका मसला है ना, उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, दैट डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। तो इसलिए इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहां राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए, अभी भी ताजा ईरान से लौटी हूँ, और ईरान ने जो प्रोग्रेस की है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहां की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अभी जैसे सीपैक उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं सीपैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीपैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए, ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है, जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा। उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान, जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग
of how the world is changing. अभी एक और खबर छपी है एएनआई में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, एएनआई ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब और ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है, अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। एएनआई ने भी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूं फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूं, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान को भी देखिए, एमओयू जो है, एमओयू को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद एमओयू। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था, तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए। वही तो आपसे कह रहा हूं ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर है तो वो बॉर्डर की भी बात हुई, लेकिन इस सब के अलावा इन्हें जरूरत भी है। जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, ये उनकी बराबर डील है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं और सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये, कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए, इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? चलिए खैर, इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, तो जॉब्स है, लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है, पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं। अब मुझे पूछ लेने दीजिए आप, इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है खासकर, अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में, कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी, वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का, तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है, हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना
इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए जरूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई, आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, वहां भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहां बहुत है, उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है, हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरीड, बिकॉज आई नो दैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो है, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल, और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आऊं श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के मामला की कम जानकारी है, लेकिन मुझे राजनीति थोड़ा मैं समझती हूँ कि आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर क्यों आज दुनिया में टेररिज्म बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उससे अपने एजेंडे से हटा दिया। 9/11 के बाद 20 साल तक लगातार कहता रहा कि दुनिया में अगर एक ही समस्या है तो वो है टेररिज्म। सबको टेररिज्म के इर्द गिर्द उसने घुमाया, जिसमें हमारा भी मुद्दा शामिल रहता था। फिर ओबामा साहब आए, वो क्लाइमेट चेंज का जिक्र करने लगे। अब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आतंकवाद की मार सह रहे हैं, जो पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो कहीं किसी थिन एयर में नहीं है, वो फिजा में या खिजा में नहीं है, वो तो हुआ है, हम तो पीड़ित हैं। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एक ऑर्डर जो था, जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन दी ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक साइड के टूट चुके हैं, एंड इट इज एन एरा ऑफ वॉर, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वॉर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। पहली बात। दूसरी बात, एससीओ है। मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचिस को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहां पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, एससीओ का अपना बैंक होगा, जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई, पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूं 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं, तो सीधे जंग होगी। तो हम तो सिंदूर क्या था? सिंदूर सीधे सीधे जंग नहीं थी। देखिए, सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए, तो सिंदूर पे हमने क्या किया?
हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पर तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। They are also saying the same thing because as far as the world is concerned, पूरी की दुनिया, terrorism is a issue, but there are bigger issues today. In fact, climate change जो है वो terrorism से ज्यादा बड़ा issue तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ हम है? पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। नहीं, तो मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो हाँ। हमें बदलनी पड़ेगी, लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ेगी, टेररिज्म की बजाय हम कुछ और इस्तेमाल मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो अच्छा। ये कह रहा हूं आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए तो बात रिलेशन। करने से अगर हल हो गया होता तो बातें तो न जाने कितने दौर की, मतलब प्रवीण साहनी जी, मैं तो 25 साल से यही देख रही हूँ, कितनी बातचीत हुई। आप सोचिए, वाजपेयी के दौर से शुरू होकर फिर वही मनमोहन सिंह तक भारत ने कोशिश तो की है। सुनिए सुनिए, 2024 में दुनिया मल्टीपोलर बन गई। आज वो दुनिया नहीं है। आज वेस्ट एशिया में बात हो रही है पैलेस्टाइन इशू की, कि ये मसला हल हो सकता है। क्यों हल हो सकता है? क्योंकि आज 3 बड़ी ताकतें हैं, एक बड़ी ताकत नहीं है, वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, अगर आप आज पाकिस्तान से बात करेंगे तो वो बंद कर देंगे जो कर रहे हैं वो टेररिज्म बंद कर देंगे। तो पहले क्यों नहीं कर लिया था? अमन की आशा से लेकर लाहौर बस सर्विस निकाली गई, नरेंद्र मोदी जाके केक खा के बिरयानी खा के आ गए वहां पर, सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बातचीत करने की कोशिश तो पिछले 25 साल में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने सबने किया, और उससे पहले भी कोशिश होती रही।